नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर चर्चा होगी जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो विधानमंडल जो इस समय लग रहा है, जो वंदे मातरम पर जो चर्चा इस समय हो रही है, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है और इस पर कल देखा गया कि विधान परिषद में बहुत दिनों बाद केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे। और विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य ही जी नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग थे। सुरेश खन्ना भी वहां पर मौजूद थे। आप लोग सुरेश खन्ना जी को तो जानते ही होंगे। और एक चीज सनसनी मचा दी है, जो प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन पहले पंकज चौधरी जी से जो 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी मिले हैं, उससे पूरी जो यूपी की राजनीति है हिल चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो भी ओबीसी नेता हैं और बड़े नेता और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी फूलपुर से पूर्व के सांसद रह चुके हैं और फूलपुर से ही पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। एक बार विधायक रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी केशव प्रसाद मौर्य जी हो लिए हैं और इस बार विधान परिषद के सदस्य हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य जी का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो कुछ दिनों से जो घटित हो रहा था, जो जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उधर कार्यकारिणी जो वहाँ पे बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष को जो बनाया गया आपको बिहार से, नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि जो नितिन नवीन जी हैं वह एक तरफ से देखा जाए तो 2 बार के विधायक हैं और 2 बार के विधायक हैं और उसके बाद उनको राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो 5-7 बार के जो सांसद हैं पंकज चौधरी जी, उनको आप लोग जानते हैं कि यह सांसद महाराजगंज से थे, 7 बार से सांसद थे और इनको क्या बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। यही जो विपक्ष है यह आवाज उठा रहा है कि क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि पंकज चौधरी जी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में और सांसद 7 बार रह चुके हैं। तो इनको विपक्ष कह रहा है कि इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए था, क्योंकि यह लोकसभा के सांसद भी 7 बार रह चुके हैं, इनके पास अनुभव की कमी है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और जो नितिन नवीन जी हैं वह मात्र यह दूसरे टर्म था उनका विधायक का और इस बार दूसरी टर्म में वह विधायक बने हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, या वह मध्य प्रदेश का मामला हो, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हो शिवराज सिंह जी के सामने, या आप देख लीजिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं एमपी के जो रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, माधवराज सिंधिया के बेटे हैं, या तो उनको अपने खेमे में लाकर एक तरह से बड़ा मंत्रालय दे देना। आप लोग ने जाना होगा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उस समय में बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया था। या आप उधर चले जाइए, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यही सब चलता रहता है। गुजरात में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जो भूपेंद्र पटेल जी हैं इस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनसे पहले विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 से 3 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया जाता है और तुरंत भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और वैसे ही आप लोग हरियाणा में भी देखे होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और वैसे ही उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर और इस समय आप लोग जानते हैं पंकज चौधरी जी को यह जिम्मेदारी दे दी जाती है। और पंकज चौधरी जी को यह जिम्मेदारी क्यों दी जाती है, मैं आपको बता देता हूं साफ शब्दों में। पंकज चौधरी जी एक बड़े लीडर हैं, महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, 1 बार के केंद्रीय मंत्री हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो चौधरी साहब हैं ये ओबीसी के बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं और ओबीसी में इनका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी के बड़े नेता भी हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है।
जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, आप लोग जानते हैं कि पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, और 2017 में उप मुख्यमंत्री बने थे। कैसे उप मुख्यमंत्री बने थे यह भी किसी को पता नहीं चला था, लेकिन उससे पहले वह पीसीसी के अध्यक्ष रहे थे 2017 में। जब वह पीसीसी के अध्यक्ष रहे थे 2017 में, तो वह 303 सीट लाकर, 303 से 4 सीट लाकर वह तहलका मचा दिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, उस समय अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक सीएम रहते हैं, और उसमें अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उस हिसाब से उस पर नारा लगता है, काम बोलता है। आप एक्सप्रेस वे की बात कर लीजिए, आप मेट्रो की बात कर लीजिए, आप डायल 100 की बात कर लीजिए, आप डायल 108 जो एम्बुलेंस थी उसकी बात कर लीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बात कर लीजिए जो नंबर डायल किया गया था, जो पुलिस लाइन बनी थी, सबसे बड़ी पुलिस लाइन अभी तक, जिसमें मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं इस समय उसी पुलिस लाइन में जाकर बैठते हैं लखनऊ में, वो अखिलेश यादव जी की देन है बनाया हुआ। जो एक्सप्रेसवे बने हैं आप लोग चल के देख लीजिए, वह सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बने हैं। या समाजवादी पेंशन की बात की जाए, या समाजवादी जो घर योजना था उसकी बात की जाए, या राम मनोहर लोहिया आवास योजना था उसकी बात की जाए, या जो राम मनोहर लोहिया बस सेवा जो चली थी नया उसकी बात की जाए, तो अखिलेश यादव जी ने काम किया था। और काम करने के आधार पर उन्होंने साफ साफ स्लोगन दिया था कि काम बोलता है, यूपी में काम होता है, लेकिन वह काम बोल नहीं पाया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी के आगे उनका काम बोल नहीं पाया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी का मकसद कुछ और ही था। जब केशव प्रसाद मौर्य जी जब वहाँ पे खड़े होते हैं तो वहाँ पर सब लोग भाग खड़े होते हैं। मैं एक तरह से मैं आपको बताऊं कि केशव प्रसाद मौर्य जी का एक तरह से ऑरा ऐसा चला कि अखिलेश जी का काम बोल ही नहीं पाया। और यहीं तक नहीं, 2022 तक अखिलेश जी का काम केशव प्रसाद मौर्य जी बोलने नहीं दी। तो आप लोग जानते हैं कि उसके बाद क्या परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी 2002 के बाद देखा जाए तो सरकार में नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी और इनका समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, तो उसमें नारा लगता है। आप लोग जानते हैं स्लोगन क्या रहता है, आप लोग जानते हैं स्लोगन रहता है, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह स्लोगन लगता है जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, मतलब मुलायम सिंह यादव जी और कांसीराम जी दोनों लोग जब साथ मिलते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही लहर होती है। और उस समय भी सरकार नहीं बन पाती। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय सरकार में रहते हैं, बड़े बड़े लीडर उस समय सरकार में रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, या आडवाणी जी की बात कर लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी की बात कर लीजिए, कोई भी उस नारे को ख़त्म नहीं कर पाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 2007 तक गठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड होता है लखनऊ में, फिर मायावती जी को या उनके विधायकों को प्रताड़ित किया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, या थोड़ा मोड़ा इधर उधर किया जाता है, फिर दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो जो बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती जी हैं, सुश्री मायावती जी ने गठबंधन तोड़ देती है वहाँ पे। फिर वहाँ पर क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन करती है और मायावती जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और जब चौथी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संभाल लेती हैं तो वह पहली लीडर हुई जो महिला भी हैं, और पहली ऐसी लीडर है जो 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी हैं उत्तर प्रदेश से। तो जो मायावती से पहले कल्याण सिंह जी थे, उससे पहले मुलायम सिंह जी थे। तो उसके बाद आता 2012 का दौर। 2012 का दौर में मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी अकेले लड़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े लीडर को साथ लेकर लड़ते हैं। या वह सुब्रत पाठक हो जो सहारा के प्रमुख रहे थे, उनका सहयोग हो, या जो राजा भैया हैं, कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो जनसत्ता दल के जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी साथ आते हैं। अरविंद सिंह गोप, मैं आपको बता दूं कानपुर से, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, वह भी साथ आते हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ में। बड़े बड़े लीडर आते हैं, धनंजय सिंह जी की बात कर लीजिए, गोसाईगंज से जो अभय सिंह है उनकी बात कर लीजिए, या आप चले जाइए अखिलेश प्रताप सिंह उनकी बात कर लीजिए, या आप और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यह लोग मिलते चले जाएंगे। बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, मुलायम सिंह यादव जी मतलब जो उर्फ नेताजी ने सबको साथ लेकर सरकार बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की दाल जो है वह नहीं गल पाती है। जब दाल नहीं गलती तो फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को एक जिम्मेदारी दी जाती है
कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को लीड करिए उत्तर प्रदेश में। जब जिम्मेदारी जब केशव प्रसाद मौर्य जी को जब मिलती है तो उस समय काम बोलता का नारा खूब चरम पर था। हर जगह काम बोलता है, हर जगह चल रही थी साइकिल। लेकिन साइकिल पंचर करने का काम कौन करता है? केशव प्रसाद मौर्य जी करते हैं। क्या होता है मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ। 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य जी को उससे पहले जब पीसीसी अध्यक्ष जो केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उनसे पहले कौन बनता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है वह महेंद्र नाथ पांडे बनते हैं। महेंद्र नाथ पांडे कौन है? जो चंदौली से 2 बार सांसद रहे हैं, और जो आपको मैं बता दूं खाद्य आपूर्ति मंत्री भी महेंद्र नाथ पांडे जी रह चुके हैं, और लघु उद्योग मंत्री भी महेंद्र नाथ पांडे जी रह चुके हैं। वह क्या होता है कि 2 बार के सांसद रहते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन उनके अंडर में जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को उनको हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को यह जिम्मेदारी दी जाती है। जब केशव प्रसाद मौर्य जी को यह जिम्मेदारी जब दी जाती है तो न केवल 17 में बल्कि 19 में भी जो सीटें हैं लोकसभा की वह बढ़कर 2 गुनी हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी की मात्र 5 सीटें थी, जिसमें 5 सीटें मैं आपको बता दूं मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव जी थे, डिम्पल यादव जी थी, और जो रहीम वर्ग थे वहां के जो सांसद थे कानपुर के, मैं आपको बता दूं वो भी थे। और उसके बाद जो 5वां सांसद थे, आपको मैं बता दूं कि वह एक और सांसद रहा करते थे इससे पहले, जो रामपुर से सटा इलाका पड़ता है वहां के सांसद, मुरादाबाद के, वह सांसद रहा करते थे। अभी उनका नाम क्लियर नहीं है, लेकिन वह सांसद वहां रहा करते थे समाजवादी पार्टी के। तो वहां 5 सांसद रहते हैं 2019 तक। लेकिन 2019 में जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य जी जब साथ आते हैं तो देखने वाली बात यह होती है कि 2019 में तो पूरी जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी वह दुगुने मत से तो आती ही आती है। लेकिन 2022 में मैं आपको बता दूं कि उससे भी तेजी से भारतीय जनता पार्टी उभर के निकलती है और सरकार बनाने में सक्षम होती है। लेकिन इसमें लगता है, लेकिन क्यों लगता है? केशव प्रसाद मौर्य जी उस समय 2022 आते आते प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी हालत खस्ता हो जाती है। जो एनडीए डबल इंजन सरकार है उसका जो इंजन है वह बीच में ही खराब हो जाता है, लेकिन इंजन खराब होते भी जो स्टेशन होता है वहां पे पहुंच जाता है। जब स्टेशन में पहुंच जाता है तो सरकार बन जाती है ऑटोमेटिक। और जो समाजवादी पार्टी है 122 से 24 सीटों पर आकर लुढ़क जाती है। 122 से 24 सीटों पर आकर जब समाजवादी पार्टी लुढ़क जाती है तो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वो सरकार बनाने में तो कामयाब होती है 260 से 64 सीटें लेकर। लेकिन इसमें क्या था कि समाजवादी पार्टी बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी में लगा चुकी थी। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण था केशव प्रसाद मौर्य जी साथ रहना। लेकिन इसमें एक चीज और लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से पल्लवी पटेल से चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तब इसमें दौड़ी भागा लग जाता है भारतीय जनता पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी में जब दौड़ी भागा लगता है तो क्या होता है कि योगी आदित्यनाथ जी पर यह आरोप लगता है, सीधा नहीं आरोप लगता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलती है और अंदर से यह खबर आती है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वह जो प्रशासन है, जो जिला अधिकारी, जो जिला की डीएम है, जिला की एसपी हैं, जो भी कप्तान साहब हैं, उनसे कहा जाता है, साफ साफ कहा जाता है कि आप ऐसा करिए कि सिराथू से आपको पल्लवी पटेल को जिताना है, आपको पल्लवी पटेल को जिताना है। अब आप सोच सकते हैं कि जब योगी और जो मुख्यमंत्री है, जो स्टेट का मुखिया है, जब वह कह दे कि नहीं इनको यहाँ से जिताना है, तो फिर वहाँ के जो डीएम है, जो एसडीएम है, फिर उनकी कुछ नहीं रह जाती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव बहुत दमखम से लड़े थे। लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं है कि उनको प्रशासन ने हराया, कौन हराया, लेकिन यह तय था कि वहाँ पे 1-2 बार और अगर दौरा होता योगी आदित्यनाथ जी का, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी स्टेट के, तो अगर 1-2 बार और दौरा होता तो शायद केशव प्रसाद मौर्य जी की जो सीट फंसी थी वह निकल जाती। लेकिन शायद यही कारण था, केशव प्रसाद मौर्य जी को हराने का मकसद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मच चुका था कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी थे बहुत ऊपर थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब 2017 से 22 तक जब चुनाव हुआ और जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जब बम्पर मतों से और बम्पर सीटों से जब आ गई आगे, जब उनकी जब सरकार बन गई, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को एक तरह से उड़न खटोला से ला के
उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और उप मुख्यमंत्री तो बनाया जाता है लेकिन उनके लिए एक सीट तय नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस दिन कुछ मंत्री शपथ लेने वाले थे और उतने मंत्रियों की सीट लग जाती है। और जो ब्रिजेश पाठक हैं वह भी मंत्री बनने के कगार में रहते हैं, अनिल राजभर हो, अदर लोग हों, सब लोग मंत्री बनने के कगार में थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि उस समय जो चेयरें थी, जो कुर्सियां थी, वो कम ही लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई प्लानिंग नहीं था। उस दिन प्लानिंग यही था कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी को बनाना है। आप लोग जानते हैं दिनेश शर्मा जी कहाँ से आते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है, हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और सबसे उसके बाद जो पावरफुल लीडर होता है वो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को बनाया जाता है। तो फिर जो वित्त विभाग होता है, गृह विभाग शायद योगी जी के पास ही रखा जाता है। लेकिन उस समय क्या था कि जो एक स्टूल होता है, स्टूल दिनेश शर्मा जी के बीच में और इनके बीच में, योगी जी के बीच में लगा दिया जाता है। जब स्टूल बीच में लगाया जाता है तो जो केशव प्रसाद मौर्य जी होते हैं उस पर बैठते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी की लंबाई इतनी हाइट है कि वह थोड़ा ऊंचे करके बैठते हैं, तो समझ में नहीं आता कि स्टूल है क्या है। लेकिन उनको यह जो तमगा लग गया स्टूल मंत्री का, जो विपक्ष है वह सबसे बड़ा आवाज़ उठाए कि यह जो ओबीसी हैं इनका कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है इस पार्टी में, और यह स्टूल मंत्री हैं। तो आज तक तमगा हुआ नहीं हटा, और केशव प्रसाद मौर्य जी के भी अंदर एक टीस बनी हुई है कि कब हम मुख्यमंत्री बने और यह जो तमगा हमारे पर लगा है यह खत्म हो जाए। लेकिन शायद यह जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है, या वह तमगा आप रख लीजिए योगी जी पर, बुलडोजर बाबा, या अखिलेश जी पर तमगा है टोटी चोर वाला, चाहे आप देख लीजिए राहुल गांधी जी पर पप्पू वाला जो तमगा है, आप देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी पर स्टूल मंत्री वाला तमगा है। यह सब तमगा जो लगा रहता है, जो मीडिया वाले लगाते हैं, वह सच हो या झूठ हो, लेकिन यह जो तमगा रहता है यह आदमी के ऊपर जब लगता है तो जिंदगी भर जब तक आदमी राजनीति करता है तब तक यह तमगा लगा ही रहता है। तो यह तमगा लग जाता है 2022 तक। 2022 के बाद चुनाव जब केशव प्रसाद मौर्य जी हार जाते हैं तब भी इनको शहरी विकास मंत्रालय, आपको पीडब्ल्यूडी विभाग छीन लिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य जी से, क्योंकि 2017 में इनको पावरफुल माना जा रहा था। लेकिन 2022 में योगी जी को पावरफुल मान के इसमें पता यह भी है कि योगी जी ने ही उनका जो कार्यकाल, जो छोटा सा मंत्रालय था, जो बड़ा मंत्रालय था, छोटा मंत्रालय था, वो सब में थोड़ी मोड़ी काट छांट योगी जी कर देते हैं। जब योगी जी कर देते हैं तो फिर वहाँ से नाराजगी थोड़ी मोड़ी चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो वहाँ की जो सरकार है, जो कुछ भी है वह योगी जी के भी हाथ में है। गृह मंत्रालय हो, पीडब्ल्यू, मतलब जो भी है वह योगी जी ही सब कुछ देख रहे हैं, अगल बगल मंत्री उनके ही देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते कि स्वतंत्र देव सिंह हों या आपके जो परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह जी हों, वह योगी जी के बहुत ही सिपह सलार हैं और वह बहुत ही करीबी हैं। इसीलिए उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी होते हैं यह चुपचाप रहते हैं, क्योंकि भाई चुनाव भी हार चुके हैं, विधान परिषद से आप मंत्री बने हैं, और एक तरह से देखा जाए तो इससे आप थोड़ा मोड़ा आपकी जो लीडर है वह कम हुई है, आपकी जो आप लीडरी करें तो वो कम कर दी गई है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी 2024 आता है, 2024 में टिकट बंटवारे में अमित शाह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के सबसे बड़ा हाथ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब चुनाव, आप लोग जब इतने सीटें पर जब आप हार जाते हैं, 43 से 44 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन लेकर चली जाती, उड़ जाती है, और 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जब सिमट जाती है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी और अमित शाह जी टिकट वितरण तो किए थे, लेकिन इसमें जो हार का ठिकाना होता है किसके ऊपर फोड़ा जाता है, वह योगी आदित्यनाथ जी पे फोड़ा जाता है। जब योगी आदित्यनाथ जी पे जब यह ठिकाना जब फोड़ा जाता है तो फिर बात क्या होती है, बात यह होती है कि योगी जी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग देनी चाहिए। और 2024 के चुनाव बाद आप लोगों ने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी का दौरे पे दौरा चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, 150वें वर्ष में गांठ पर चर्चा हो रही है वंदे मातरम पर। आप लोग वंदे है तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे जो सदन हैं, जितने सदन चल रहे हैं, सब में सदनों में, वो बिहार विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, कोई भी सभी सदन में वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। और वंदे मातरम में आप लोगों ने देखा होगा कि कल
एक दिन पहले की बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच जाते हैं विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा में ही बैठते हैं भाई, उप मुख्यमंत्री उनका भाई मंत्रालय है, तो कोई भी विपक्ष का अगर आदमी सवाल पूछेगा, कोई भी विधायक अगर सवाल पूछेगा विपक्ष का, तो इनको सीधे जवाब देना पड़ेगा। तो यह क्या है कि मतलब उस दिन छोड़ के सीधे विधान परिषद पहुंच जाते हैं और विधान परिषद में सब लोग इनको देखकर चौंक जाते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री साहब आ गए। तो वहां पर भी सुरेश खन्ना भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। फिर वहां पे यह बोलना स्टार्ट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और बोलते बोलते ये थोड़ा थोड़ा जैसे नरमी आवाज़ में भी बोलते हैं, और वहाँ पर पंकज चौधरी जी भी इनसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। आपको मैं फोटो डाल दूंगा उस पर क्लिप, जो केशव प्रसाद मौर्य जी और पंकज चौधरी जी दोनों लोग का मिलन जो हो रहा है बहुत ही अभूतपूर्व है। क्योंकि यह अभूतपूर्व इसलिए भी है कि दो ओबीसी बड़े लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लिहाज देखा जाए तो बहुत ही बड़े और बहुत ही कद्दावर नेता दोनों मिल रहे हैं, और जब दो शक्तियां आपस में मिलती तो जानते हैं आपकी फिर सब कुछ समाप्त होने के कगार पर हो जाता है। क्योंकि जो बड़ी कुर्सी बैठे हैं राजपूत समाज के हैं, और वह अपनी जाति पर गर्व भी करते हैं, यह बात साफ साफ स्पष्ट शब्दों में योगी जी करते भी हैं। और जो ओबीसी जाति जो बने हैं आपके जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, और उप मुख्यमंत्री जो बने हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, दोनों लोग का संबंध बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों यह जो तस्वीर आई है यह बहुत कुछ बयां करती है, और एक तरह से भूचाल ला दी है तस्वीर, जो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से भूचाल ला दी है। और देखा जाए तो आने वाले समय में अगर यही हालत रहा तो योगी जी बहुत अंदर से बहुत ही टूट रहे होंगे कि अरे यार, एक ओबीसी नेता से तो हम परेशान नहीं थे, लेकिन एक ओबीसी नेता और आ गया, हम दोनों तरफ से गिर गए, अब करें तो करें क्या। क्योंकि ब्रिजेश पाठक भी सुनने में आता है कि ब्रिजेश पाठक भी योगी जी का समर्थन नहीं केशव प्रसाद मौर्य जी का करते हैं। क्योंकि अमित शाह जी के, आप पंकज चौधरी की बात कर लीजिए, ब्रिजेश पाठक की बात कर लीजिए, या केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर लीजिए, तीनों अमित शाह जी के ही चाहने वाले लोग हैं। तो तीन तरफ से योगी जी घिर चुके हैं, और चौथे तरफ योगी जी खड़े हैं अकेले बेचारे क्या कर पाएंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले समय में यह दोनों जोड़ी कोई कमाल कर पाती है। क्योंकि 2027 वाला चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, और 2027 में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी भी बहुत ही दमखम से अपने चुनाव लड़ेगी। जैसे दमखम से वह लोकसभा चुनाव लड़ी है, वैसे ही विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी, और इसको थोड़ा कम में ना आका जाए समाजवादी पार्टी को। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूंगी, बहन जी जो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसको भी कम में ना आका जाए। क्योंकि कोई भी आप विधानसभा उठा के देख लीजिए, बहन जी ने 40 से 45 हज़ार वोट काटने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। वह या तो समाजवादी पार्टी को डेंट कर रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी को तो कम डेंट करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक डेंट करेंगी। उनकी काट के लिए अखिलेश यादव जी किनको ला रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद को, जो आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आप जान रहे हैं कि बुंदेलखंड से सांसद भी हैं। एक तरह से देखा बुंदेलखंड से सांसद भी हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मायावती जी की काट के लिए अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर जी को तैयार होने के लिए कहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, और इसमें कांटे की टक्कर जबरदस्त होगी। 2027 में मैं आपको क्लियरेंस कट मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बड़ा हाथ होगा, और आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़ी कुर्सी मिल भी सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बताने वाली बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़ी कुर्सी देने के मूड में आलाकमान लग चुका है। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, और फिर आपको मैं इसी चर्चा में आपसे मिलूंगा, मौर्य जी के चर्चा में मिलूंगा कि उनका क्या इस समय पार्टी में क्या वर्चस्व इस समय चल रहा है और क्या आगे होने वाला है। इस चर्चा में फिर से आपसे हम मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार।